सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 129। पहला प्रश्न। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? ए. उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। बी. ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। सी. यह एक आनुवंशिकतः रूपांतरित फसली पौधा है। डी. ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारितंत्र के लिए हानिकारक होता है। इस प्रश्न का उत्तर है ए. वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में शामिल पौधों की खेती या व्यापार पर प्रतिबंध होता है, लेकिन इसे नियंत्रित तरीके से किया जा सकता है। यदि किसी पौधे की जाति अनुसूची 6 में सूचीबद्ध होती है तो उसे उगाने, काटने या बेचने के लिए संबंधित अधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस प्रावधान का उद्देश्य इन पौधों की अवैध कटाई और व्यापार को रोकना है, ताकि इनकी जैविक विविधता और पारिस्थितिकी की सुरक्षा की जा सके। अगला प्रश्न। 2 प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? ए. विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। बी. शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां। सी. उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान। डी. बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल। इस प्रश्न का उत्तर है ए. गुप्त काल के दौरान नगर घंटाशाला, कदूरा और चौल प्रमुख व्यापारिक स्थल और बंदरगाह थे। इन स्थानों का विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान था, जहां व्यापारियों का आना जाना होता था और समुद्र मार्गों के जरिए विदेशी वस्त्र, मसाले और अन्य उत्पादों का आदान प्रदान किया जाता था। इन बंदरगाहों ने गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया और इन स्थानों पर विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव भी देखने को मिलते थे। ये स्थल प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित थे, जिससे उनका महत्व बढ़ गया था। अगला प्रश्न। 3 कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलेज का के क्या लाभ हैं? 1. पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। 2. चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। 3. मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी. पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। शून्य जुताई में मृदा को हलचल में नहीं लाया जाता, जिससे पिछली फसल के अवशेष मिट्टी में रहते हैं और गेहूं की बुआई बिना जलाए संभव होती है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। शून्य जुताई में बीज सीधे मृदा में डाले जाते हैं, जिससे नर्सरी की आवश्यकता नहीं होती। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। इस विधि से मृदा में कार्बन को जमा किया जा सकता है, क्योंकि मृदा में कम हलचल होती है और कार्बन का उत्सर्जन कम होता है। अगला प्रश्न। 4. भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? ए. का कसावा। 2. क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने। 3. मूंगफली के बीज। 4. कुल्थी हॉर्स ग्राम। 5. सड़ा आलू। 6. चुकंदर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, 2, 5 और 6। बी. केवल 1, 3, 4 और 6। सी. केवल 2, 3, 4 और 5। डी. 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रश्न का उत्तर है ए. भारत की जैव ईंधन नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित कच्चे माल का उपयोग किया जा सकता है। 1. कसावा। यह एक प्रमुख जैव ईंधन स्रोत है, जिसका उपयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया जाता है। 2. क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने। इनका भी जैव ईंधन उत्पादन में उपयोग होता है, खासकर एथेनॉल के रूप में। 3. सड़ा आलू। सड़े हुए आलू जैव ईंधन के उत्पादन में प्रयोग किए जा सकते हैं। 4. चुकंदर। इसका भी उपयोग जैव ईंधन उत्पादन में किया जाता है।
मूंगफली के बीज और कुल्थी का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन के लिए प्राथमिक रूप से नहीं होता है, इसलिए उन्हें सूची से बाहर रखा गया है। अगला प्रश्न 5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? ए. प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO के उत्सर्जन से होने दो वाली दीर्घकालीन क्षति। बी. किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। सी. किसी जलवायु शरणार्थी क्लाइमेट रेफ्यूजी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास। डी. पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशतः कार्बन पद चिह्न। इस प्रश्न का उत्तर है ए. कार्बन के सामाजिक मूल्य सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन एक आर्थिक माप है जो यह दर्शाता है कि 1 टन CO के उत्सर्जन से दीर्घकालीन पर्यावरणीय और सामाजिक नुकसान कितना होगा। इसमें जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, स्वास्थ्य संकट और आर्थिक हानि जैसी दीर्घकालिक लागतें शामिल होती हैं। यह माप सरकारी नीतियों और पर्यावरणीय नियमों के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है, जिससे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। अगला प्रश्न 6 भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। 2 कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। 3 पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 2, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए. उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है, यह सही है। उड़द को दोनों मौसमों में उगाया जा सकता है। खरीफ में यह मुख्यतः मानसून के दौरान होता है, जबकि रबी में भी इसे उगाया जा सकता है यदि जलवायु अनुकूल हो। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, यह कथन सही नहीं है। मूंग का उत्पादन कुल दालों के उत्पादन का अधिकांश हिस्सा नहीं बनाता। पिछले 3 दशकों में खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, रबी दालों का उत्पादन घटा है। यह भी सही नहीं है, क्योंकि रबी दालों का उत्पादन में भी वृद्धि देखी गई है और दोनों मौसमों में दालों के उत्पादन में बदलाव हुआ है। अगला प्रश्न 7 यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पालारहित दिवसों और 50-100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? ए. कपास, बी. जूट, सी. गन्ना, डी. चाय। इस प्रश्न का उत्तर है ए. यह वर्णन कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कपास एक उपोष्ण प्रकृति की फसल है जिसे गर्म और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है और इसके लिए कठोर पाला हानिकारक होता है। कपास को विकास के लिए कम से कम 210 पालारहित दिनों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। हल्की सुपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है, कपास की खेती के लिए आदर्श है। इसलिए यह विशेषता कपास की ही है। अन्य विकल्प जैसे जूट, गन्ना और चाय के लिए भिन्न प्रकार के पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। अगला प्रश्न 8 सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी सबमर्सिबल पंपों के लिए नहीं। 2 सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों के लिए नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है डी. सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी सबमर्सिबल पंपों के लिए नहीं। यह कथन गलत है। सौर ऊर्जा का उपयोग दोनों प्रकार के पंपों, पृष्ठीय और निमज्जनी, को चलाने के लिए किया जा सकता है।
बशर्ते पंप के डिजाइन और सौर पैनल की क्षमता उपयुक्त हो। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों के लिए नहीं, यह भी गलत है। सौर ऊर्जा का उपयोग पिस्टन पंपों के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि सौर पंप प्रणाली पंप की कार्यक्षमता के अनुसार कस्टमाइज की जा सकती है। अगला प्रश्न 9 भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 अजब बडचिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। 2 जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है, तब एक कलिका सिंगल बडेड सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका मैनी बडेड सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। 3 खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है, तब एकलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। 4 गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 4, डी केवल 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। 1 बडचिप सेटलिंग्स से बीज सामग्री में बचत होती है, यह सही है। बडचिप सेटलिंग्स से गन्ने की खेती में बीज सामग्री की बचत होती है, क्योंकि कम बीज में अधिक पौधे उगाए जा सकते हैं। 2 गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार सेटलिंग से की जा सकती है, यह भी सही है। ऊतक संवर्धन से तैयार सेटलिंग्स गन्ने की खेती में उच्च गुणवत्ता और बेहतर पैदावार सुनिश्चित करती हैं। अन्य कथन 2 और 3 गलत हैं, क्योंकि एकलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत आमतौर पर कई कलिका सेट्स की तुलना में कम होता है और खराब मौसम में बड़े सेट्स का जीवित बचना अधिक होता है। अगला प्रश्न 10 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? 1 फसल विविधरूपण, 2 शिंब आधिक्य लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, 3 टेंसियोमीटर का प्रयोग, 4 ऊर्ध्वाधर कृषि वर्टिकल फार्मिंग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 3, सी केवल 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है ए। 1 फसल विविधरूपण यह पारितंत्र अनुकूली कृषि की एक पद्धति है जिसमें एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है और पर्यावरण पर दबाव कम होता है। 2 शिंब आधिक्य लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन यह भी पारितंत्र अनुकूली पद्धति है, क्योंकि शिंब फसलें मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती हैं, जो अन्य फसलों के लिए लाभकारी होती है। 3 टेंसियोमीटर का प्रयोग यह जल प्रबंधन की एक तकनीक है जो मृदा में नमी की सही स्थिति बनाए रखने में मदद करती है, जो पारितंत्र अनुकूली है। ऊर्ध्वाधर कृषि वर्टिकल फार्मिंग पारितंत्र अनुकूली नहीं मानी जाती, क्योंकि यह एक नियंत्रित वातावरण में की जाती है, जो पारंपरिक कृषि से अलग है।